बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान की तरफ से शाहिद शफी सियाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम ब्रेन ड्रेन के सिलसिले में कल भी हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। आज इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है इस सीरीज़ का। हमारे आज के मेहमान अमीर हैदर अली साहब हैं। अमीर हैदर अली साहब पाकिस्तान में नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को इन्होंने 10 साल सर्व किया है एज प्लानिंग इंजीनियर। इसके बाद रिसेंटली इन्होंने अभी स्कॉटिश एंड सदर्न इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स यूके में इन्होंने ज्वाइन किया है और वहाँ सिस्टम प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। अमीर हैदर अली साहब से हम पूछेंगे कि आखिर वो क्या वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर इन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का एक एक्सट्रीम फैसला किया और इसके क्या मुहर्रिकात थे। तो इस सिलसिले में अमीर हैदर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और आप हमारे सीनियर भी हैं, हमारे मेंटोर भी हैं, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा भी है। और आप वन ऑफ द फ्यू जो सेन वॉइसेस विद इन एनटीडीसी है जो कि यंग इंजीनियर्स के इश्यूज को उजागर करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसके लिए वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड वी रियली लुक अप टू यू। थैंक यू वेरी मच। अमीर हैदर साहब, आप बताइए कि आखिर वो क्या वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर आपने एनटीडीसी को क्विट किया। आप वो ईमेल जो है जी ब्रीफली समराइज करेंगे। ज़रूर सर। जो मेरी एनटीडीसी और पाकिस्तान छोड़ने की वजह है वो उसको मैं बहुत कंसाइज और यू नो थोड़े पॉइंट्स में बयान करूंगा। वो ये है कि मुझे सबसे पहले तो एक जॉब ऑफर आई थी जिसका आपने जिक्र किया, वन ऑफ द ट्रांसमिशन ओनर्स विद इन द यूके नेटवर्क में एज ए एसपीएनआई इंजीनियर, जहाँ पर प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के फंक्शंस जो थे वो मर्ज होकर उन्होंने ये पोर्टफोलियो निकाला है। तो मुझे एनटीडीसी में किसी तरह की डेपुटेशन या कोई लॉन्ग जो लीव अरेंजमेंट होती है ऐसी, जो कि ऑलरेडी उनकी एनटीडीसी की एचआर मैनुअल में है, मुझे उसकी उम्मीद सच नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे जॉब क्विट करनी पड़ी। तो इक्वली लुक्रेटिव ऑफर भी थी, बट इक्वली जो सिचुएशन भी थी विद इन डिपार्टमेंट और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी वॉज नॉट वेरी कंड्यूसिव टूवर्ड्स अ सेटिस्फाइंग करियर पाथ। तो उस टाइम पे जब ऑफर आई तो उस टाइम पे आई डिड स्वॉट एनालिसिस, और उस टाइम पे डिसाइड किया कि मुझे यहाँ इस डिसीजन को लेना चाहिए। ऑल्दो इट वाज नॉट एन इजी डिसीजन, बट अगेन आपको एक टाइम ऑफ लाइफ पे आपको आपको जो है ना वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, ताकि आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ पे वो आपको कोई रिग्रेट ना रहे। तो आई एंजॉयड माई टाइम इन पाकिस्तान। मैंने टेबल के आई वर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द टेबल एज अ कंसल्टेंट एंड यूटिलिटी साइड पे भी, और आई एम नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस। अगेन ऑन अ लाइटर नोट, ये है कि फॉरेन क्वालिफाइड जो होते हैं हमारे एमडीज और डीएमडी लेवल पे, वो फॉरेन क्वालिफाइड आते हैं, तो मैंने कहा कि बाहर का एक्सपोजर या बाहर का टैग भी होना चाहिए। ऑल्दो उनका स्टिंट शॉर्ट होता है, बट अगेन वो टैग लग जाता है। जी जी। नाजरीन, मैं आपको ये बताना भूल गया था कि अमीर हैदर अली साहब ने पाकिस्तान में कंसल्टेंसी फर्म पावर प्लानर इंटरनेशनल, ये बड़ी मशहूर कंसल्टेंसी फर्म है, तो इसमें भी काफ़ी अर्सा इन्होंने सर्व किया। तो अमीर हैदर साहब, आप ये बताइए कि आपने बड़ी प्रैक्टिकल बात की है कि पाकिस्तान में जो टैग है ये बड़ा काउंट करता है, और एडवर्टाइजमेंट में भी मेंशन होता है कि जो बाहर का क्वालिफाइड है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये जो बायस है या जो ज़रूरत है, इट इट डज फ्लोट ऑन द सरफेस। तो आप भी गालिबन आपके जहन में भी यही बात होगी। तो वी वेलकम यू कि आप किसी स्टेज पे पाकिस्तान, फ्रॉम द ओपन मार्केट, किसी स्टेज पे आप पाकिस्तान आएँ और की पोजीशंस पे आप सर्व करें। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान छोड़ने से पहले जितनी आपकी एफर्ट्स थी, क्या वो आपने एग्जॉस्ट की थी? छुट्टी की, डेपुटेशन की, या दूसरे अवामिल? आजकल तो आपको पता है कि सिफारिश से भी अगर हो तो छुट्टी और इस बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। तो आपने ये सारी जो ऑप्शंस थी एग्जॉस्ट की थी, या सिंपल आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यूके आ गए? जी ज़रूर। इस पे मैं ये कमेंट करूंगा कि मैंने सारी एफर्ट्स तो एग्जॉस्ट नहीं की थी, बिकॉज उस टाइम पे मुझे याद है मैं आई वॉज नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब। मैंने ये एफर्ट मेरी को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चली थी। बिल्कुल जब एंड पे जब ऐसा मुझे फील हुआ कि मुझे अब जो है ना ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज़ की ट्राई करनी चाहिए, तो मैंने
उस टाइम पे अप्लाई करना स्टार्ट किया था और विद इन 3-4 मंथ्स मैंने ये जॉब सिक्योर कर ली थी। और उसके बाद जो मेरे पास टाइम होता है वो 2-3 मंथ्स का टाइम था, उसमें ये सारी जो है ना मैंने ऑप्शंस यूज़ नहीं किए। और दूसरा, आपको इन्वायरमेंट का और ओवरऑल जिनके साथ आप काम कर रहे हो उनका भी आपको आइडिया हो जाता है कि आपको किन ऑप्शंस की तरफ जाके अपनी एफर्ट्स यूटिलाइज करनी चाहिए, या आपको जो है ना एक सीधा और स्ट्रेट जो रास्ता है आपको उस पे करके, जैसे मैंने कहा, लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए कि आपने आप पे ट्रस्ट, अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट करके वो जाना चाहिए वहां पर। तो उससे पहले ये भी मैं बताना चाहूंगा कि एनटीडीसी की जॉब ऐसी नहीं थी कि जिसको लिए जो बड़ी इजीली जिसे बंदा छोड़ के जा सकता है। एनटीडीसी की जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जॉब है, ये वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान है। स्टार्टिंग पे बहुत अच्छी है। और स्टार्ट में ये मेरे ख्याल में जब एनटीडीसी की और वापडा की हिस्ट्री भी देखा जाए तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूट्स रहा है 90s में। और इसकी वजह से हमारे पेरेंट्स का भी एक वापडा और एनटीडीसी के साथ रोमांस चलता रहा था, जिसकी वजह से हम लोग डेफिनेटली इंजीनियरिंग में आए और फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना एनटीडीसी को ज्वाइन किया। लेकिन अगैन आई फील के एज एन इंस्टीट्यूट हम जो है ना पेस ऑफ जो इंडस्ट्री है उसके साथ भी couldn't कीप अप। और एक इंडस्ट्री में वैक्यूम था, और जिसको एनटीडीसी को ऑन पेपर्स या ऑन बुक एनटीडीसी को लीड लेनी चाहिए थी चीज़ों में, लेकिन हमारे पास वी लैक प्रॉपर कैटलिस्ट जो है ना चेंज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो वी यूज टू बी द लीडर्स एंड एवरीवन यूज टू लुक अप टू अस, बट अगेन नाउ जहाँ जैसे मैं चीज़ें छोड़ कर आया हूँ तो कहीं डिस्कोस ने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत बेहतर कर ली थी, और कहीं चीज़ों में वो एनटीडीसी से भी आए शुरू कि वो आगे चले गए हुए थे। और तो हम लोग एज सच फॉलोअर्स बन गए हुए थे चीज़ों के, जिसकी वजह से जो है ना मार्केट मेरे ख्याल में इंजीनियर्स के लिए काफ़ी डिस्करेजिंग हो गई थी। एनटीडीसी में आपने कितने 10 साल सर्व किया है? 10 साल सर्व किया ना जी? अब नहीं, मैंने 4.5 ईयर सर्व किया। जी जी। स्टार्ट के मेरे 6 ईयर्स तो एज ए जी, कंसल्टेंट। तो कल मेरी एक परसों जीएमएचआर, एक एक्स जीएमएचआर, उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जो एनटीडीसी में एनवायरनमेंट है, समटाइम्स ये ऐसा महसूस होता है बड़ा टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट। तो आपने एनटीडीसी को एज एन एम्प्लॉयर कैसा पाया? एनटीडीसी, अगेन वी यूज टू आइडियलाइज जो है ना एनटीडीसी की जॉब जो है वो अभी भी कई इंजीनियर जो हैं जितने भी होते हैं जब इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एक आइडियल जॉब होती है। और मेरे लिए भी वही सेम केस था स्टार्ट में। आई यू ड्रेम्ट ऑफ वर्किंग विद एनटीडीसी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि एनसीडीसी में इश्यूज थे। अगेन चीज़ों में, प्रोसेसेस में, पीपल में, सिस्टम्स में इश्यूज होते हैं, और मेरे ख्याल में हम लोगों की ग्रूमिंग ऐसी हो गई हुई है कि हम लोगों को सबसे पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको प्रॉपर फॉर्म्स पे उन चीज़ों को पिच करना चाहिए। अगर हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती तो हम लोगों को अपनी गैदरिंग्स में जहाँ तक आपकी एक्सेस हो वहाँ पर उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। तो ऐसे ही है एनटीडीसी में, डेफिनेटली देयर वर इश्यूज जहाँ जिसके बारे में हम बात करते भी थे, और जिनकी चीज़ों पे रिफॉर्म्स चल भी रहे थे और होपफुली वो चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हों। लेकिन अभी भी, जिससे मैंने पहले कहा, कि अभी भी हम लोग इंडस्ट्री के पेस के साथ चल नहीं सके थे। हम लोगों को लीडर्स बनना था, लेकिन जो एक्टिविटीज़, जो चीज़ें हमारा डोमेन था उस पे दूसरे जो इंस्टीट्यूट हैं वो लीड ले रहे थे। जिस तरह मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं तो हम लोगों को कुछ हम लोगों का प्रोग्रेस है कि जनरेशन प्लानिंग, ट्रांसमिशन प्लानिंग, तो इन चीज़ों की ट्रेनिंग जो है हम लोगों को दूसरा इदारा, एक सीपीपीए था, आपने नोट किया होगा, जी कि जी। वो लीड लेकर उस पर हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। जबकि ये मेरा ख्याल में, आई थिंक, आई एन स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मेरा यही है कि हम लोगों को सेलेक्ट करके खुद लीड लेना चाहिए था और ये डिलीवर करना चाहिए था इस फ्रंट पे। इसी तरह ग्रिड कोड अमेंडमेंट पे और इन सारी जो मेजर एक्टिविटीज चल रही हैं उस पे एनटीडीसी को फोर फ्रंट पे होना चाहिए था, और बड़ा दिलेरी के साथ अपना ओपिनियन जो है ना वो डिफरेंट फोरम्स पे रखना चाहिए था। तो इसके अलावा सिर्फ ये, जी, जी जी, प्लीज गो अहेड। हाँ जी, इसके अलावा सिर्फ टेक्निकल डोमेन में मैं बात नहीं करूंगा। इसके अलावा हमारे ऑफिस एनवायरनमेंट में भी आप देख लें कि ओवरऑल जो ऑफिस का एक एटमॉस्फेयर है उससे भी हम लोगों को, मेरे ख्याल में, आप सीपीपी के ऑफिसेज देख लें, नेफ्रा के ऑफिसेज देख लें, वो आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की लुक और फील आती है। मेरे ख्याल में हमारे एनटीडीसी और पापा के ऑफिसेज को भी आपको वहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। तो चीज़ों की हमारे मैनेजमेंट को ओनरशिप लेनी पड़ेगी और आइडियल बनना पड़ेगा यंग इंजीनियर्स के लिए कि यार हम लोगों ने अगर इस करियर पे चल पड़े हैं तो ये लोग जो हमारे सीनियर चीफ और जो जीएम है ये हमारे आइडियल हों, और ये चीज़ों पे हम इनकी लीडरशिप के साथ, इनके साथ जो है ना साथ शाना बिशाना चलें। तो बाकी चीज़ें जो है, लेट प्रमोशन, सर्विस स्ट्रक्चर का इश्यूज और वो ट्रांसपोर्ट, हेल्थ पॉलिसीज, वो भी साथ साथ चल रही थी, जिनके बारे में ये कह रहे थे कि नियर फ्यूचर में वो भी होपफुली इंप्लीमेंट हो जाएं।
लेकिन हम ये चीज़ बड़ी कॉमन होगी कि आप देखेंगे कि लैक ऑफ रिसोर्सेज की बड़ी बात की जाती है वहाँ पर, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज एनटीडीसी में उसकी यूटिलाइजेशन को भी कोई इंश्योर नहीं करता, या कोई ऑडिट या इस तरह का कोई इशू नहीं होता। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम लोग प्लानिंग में एक आरटीडीएस इक्विपमेंट के नाम से एक लैब बनी हुई है, जी जो कि जी। बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, और उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर दी गई है वहाँ पर, लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है। लेकिन अगर आप कल वर्किंग डे आप कल भी वहाँ पे जा के देख लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अभी भी डिसफंक्शनल पड़ा होगा, और उसका कोई प्रॉपर यूज ना इंडस्ट्री में, ना उसका एकेडमिक किस्म किसी तरह का कोई यूज जो है ना वो चल रहा होगा। जबकि यहाँ पे यूके की मार्केट में मैं आपको अगर उस एक नेशनल एचईडीसी सेंटर है मैं उसकी बात बताऊं, वो वो ही सेम इक्विपमेंट यहाँ पर पड़ा है, और मेरे ख्याल में पूरा यूके कन्वर्ज होता है उस एक पॉइंट पे फॉर ट्रेनिंग अपनी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो है अपने इक्विपमेंट की काउंटर चेक करने के लिए, वो सारे यहाँ पर एक जगह पे कन्वर्ज होते हैं। तो उसका काफ़ी यूज़ है जो कि हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो इन चीज़ों को इंश्योर करना पड़ेगा। और फाइनली ये शायद चीज़ एक इसकी और वजह ये इम्पोर्टेंट। जी। शायद इसकी वजह ये तो नहीं कि हमें तो ये चीज़ें लोन पे यूएस एड से आरटीडीएस ये मिल जाते हैं, और जो यूके में है वो एक हार्ड अर्न मनी से वो अरेंज किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माले मुफ्त दिले बेरहम हैं? इसका तो नहीं है मुझे आइडिया, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर उस चीज का यूज लोगों को पता है सबको, और एक प्रोसेस इज डिफाइंड है। तो चीजें यहाँ पर पीपल इंडिपेंडेंट है, प्रोसेस ड्रिवन है। तो एक प्रोसेस जब डिफाइन हो जाता है तो वो फिर कोई आ रहा है कोई नया बदलने से वो चीज का यूज इफेक्ट नहीं होता। जबकि वहां पर पाकिस्तान में जो है ना आप चेहरे जैसे ही बदलेंगे तो जो आपको ऑल टुगेदर प्रोसेसेस और सारे वो जो है ना डेविएट कर जाते हैं। right। तो वो बहुत एक जो है ना कॉम्प्लेक्स इशू है। अच्छा अमीर हैदर साहब, ये बताइए कि अगर मैं आपसे एक सिंगल मोस्ट फैक्टर पूछूं, आपको ये जो एनटीडीसी और पाकिस्तान आपने क्विट किया, तो वो क्या बताएंगे कि आप यू वेंट देयर फॉर मोर मनी, और लॉस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, या जो अनप्रोफेशनल एनवायरनमेंट, या मैनेजमेंट का एटीट्यूड, या आपको कुछ स्टेटस चाहिए? तो अगर मैं आपसे एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर पूछूं आपको क्विट करने का, तो आपके नज़दीक वो कौन सा फैक्टर है? अम, ये प्योरली मेरी पर्सनल इसमें चॉइस है। ये इन्फ्लुएंस एनटीडीसी के जो भी इश्यूज थे वो तो बिल्कुल हैं, और वो हर एक इंस्टीट्यूट के अपने इश्यूज होते हैं, लेकिन ये प्योरली मेरी पर्सनल जो कैपेसिटी में मैंने डिसीजन लिया। मैं अपनी लाइफ को मैंने वहाँ पर बहुत अच्छा गुजारा। जिस तरह मैंने पहले कहा पाकिस्तान में मैंने वहाँ पर 10 ईयर्स का मेरा प्रोफेशनल करियर है, और अब मैं चाह रहा था कि मैं इस मेरा एक्सपोजर जो है ना इस मार्केट का होना चाहिए। सिर्फ इंसान की एक प्रोफेशनल लाइफ भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक पर्सनल लाइफ भी होती है। तो मेरा यही था कि मुझे यहाँ पर आके एक्सपोजर लेना चाहिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से ओपन हो रही है, यहाँ पे बहुत तेज से काम चल रहा है, अगले 10 सालों में इनका बहुत एक अच्छा विजन है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे उस विजन के साथ चलना चाहिए, जिससे जो है ना मेरी लर्निंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और दूसरा बिल्कुल एनटीडीसी में जो है वो हम लोग ये नहीं कि बिल्कुल डिटैच हो गए हैं, हम लोग किसी ना किसी तरह इस तरह के फॉरम्स पे साथ जुड़े रहेंगे और अपनी इनपुट देते रहेंगे। और एज कोई पता नहीं फ्यूचर में क्या होल्ड करता है, हम लोग हो सकता है फ्यूचर में किसी कैपेसिटी में जो है ना पाकिस्तान के पावर सेक्टर के साथ भी लिंक कर जाए। इंशाल्लाह। ये बताइए कि आपने पाकिस्तान के पावर सेक्टर प्लानिंग डिपार्टमेंट में सर्व किया है, तो पीपीआई में भी प्लानिंग से रिलेटेड ही स्टडीज वगैरह आप करते थे। तो आपने पाकिस्तान का जी। एनटीडीसी का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, इसके बारे में बताइए कि आप इसकी परफॉर्मेंस से मुतमिन हैं? एनटीडीसी प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो मेरे ख्याल में एनटीडीसी के जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, प्लानिंग, प्रोटेक्शन और फिर सिस्टम ऑपरेटर, ये जो इंजीनियर्स की जिसे कहते कहा जाता है कि क्रीम को जो है ना वो अट्रैक्ट करते हैं, जो टॉप मेरिट के होते हैं इसमें इंजीनियर्स वहाँ पर जाते डिजाइन हैं। भी जी। ऐड कर लीजिए। प्रोटेक्शन एंड डिजाइन, सॉरी, बिल्कुल उसको भी ऐड कर देते हैं। बिल्कुल ये सारे जो है ना ये क्रीम को अट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ पर ऑब्वियसली चीज़ें आपको बहुत टेक्निकल स्किल्स आप सीखते हैं, और वहाँ पे अभी भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पे बहुत कैपेबल लोग अभी भी मौजूद हैं। लेकिन अगेन बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। हम लोग जब रिक्रूट हुए थे तो बिकॉज हमने हैंड्स ऑन काम किया हुआ था, तो आई मीन देवर अगेन अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस एज वेल, और हम लोगों की भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है ना वो जिस तरह से हमने सोची हुई थी, मुझे यही लगा कि जब मैंने ज्वाइन किया कि मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि चीज़ें जो है ना थोड़ी सी उसमें बेहतरी की गुंजाइश और होनी चाहिए।
और जो काम हम लोग खुद कर सकते थे, जिसकी ओनरशिप हम खुद ले सकते थे, वो हमें खुद करना चाहिए, बजाय कि हम उसको डिफरेंट कंसल्टेंट्स या डिफरेंट जो है ना डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो दूसरे लीड ले रहे हैं, हमें उसमें खुद लीडरशिप दिखानी चाहिए थी। अच्छा अच्छा, आप ये बताएं कि आप एनटीडीसी को क्विट करने के विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, आप ये बताइए कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर डिसीजन? जी बिल्कुल सेटिस्फाइड। तो मैं एनटीडीसी और पाकिस्तान को छोड़ के जब मैं जा रहा था, जब मैं फ्लाइट में बैठा था और जब मैं यहाँ पर लैंड किया था, तो उस टाइम लैंड करते हुए मैंने एक दफ़ा सोचा था सिर्फ कि ये क्या मैंने ये राइट डिसीजन लिया है। लेकिन जब मैं सो कर अगले दिन सुबह उठा, तो उस वक्त से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि ये अभी तक का मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था। किसी भी एस्पेक्ट से, किसी भी तरह से कोई कंपैरिजन, मेरा ख्याल है, पर पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोई कंपैरिजन बनता नहीं है यहाँ से, हम दोनों का ना। और अगेन सिचुएशन उधर अभी भी जो है ना वो डिफरेंट हो गई हुई है। अभी भी उस जॉब एनटीडीसी की जॉब की काफ़ी डिमांड है, कंपटीशन है, बट अगेन पीपल फिर भी यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ मार्केट बहुत ओपन है। और अभी भी इस साल, पिछले साल भी काफ़ी इंजीनियर्स आए हैं, इस साल भी काफ़ी जो है ना वो आ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ की रिकग्निशन जो है ना एनटीडीसी लेवल पे नहीं है, वो जो कि होनी चाहिए। मैंने एक आर्टिकल देखा था, डीएमडी जैसो थे पहले, अली जैन बनातवाला, उन्होंने एक आर्टिकल इस चीज़ पे लिखा था कि किस तरह से इस चीज़ को हम लोग काउंटर कर सकते हैं, हायर सैलरीज दें, उनको इंसेंटिव्स दें और ये सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे एनटीडीसी लेवल पे काम होना चाहिए और इस चीज़ को रिकग्नाइज करना चाहिए। सही। आपने थोड़ी देर पहले कंपैरिजन की है, मैं चाह रहा था थोड़ा डिटेल से आप जो पाकिस्तान की एनटीडीसी और इसका जो काउंटर पार्ट यूके में है, उसको अगर आप कंपेयर करें, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं पाकिस्तान में एनटीडीसी में और पावर सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज में, उनके लिए मवाजना आसान हो और फैसला करना उनके लिए आसान हो अपने लिए। डिफरेंस आप बात करें दोनों वर्किंग एनवायरनमेंट्स में क्या जी डिफरेंस है, जी। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ का जो मैं नेटवर्क है, जहाँ पे जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वो एनटीडीसी के नेटवर्क की बात करें तो उसका 10% भी नहीं होगा। लेकिन अगेन जो प्रोसेसेस और जिस तरह की डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लाइंस यहाँ पर हो रही है, वो अनपैरेलल्ड है। वो मैंने एनटीडीसी में बिल्कुल नहीं देखी। चीज़ों में यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है, स्पेसिफिक पीपल जो है उनकी एक स्पेसिफिक जॉब्स है, उनकी स्पेसिफिक डिफाइंड रोल्स हैं, और वो अपने उसी जो है ना रोल्स में काम कर रहे हैं। तो अगेन पीपल डिपेंडेंट नहीं है, चीज़ें प्रोसेस ड्रिवन है। एनटीडीसी में चीज़ें की प्रोसेसेस की स्पीड स्लो है, लेटरबाजी थोड़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पर चीज़ों को ऑप्टिमाइज ज़्यादा हो सकता है, जबकि यहाँ पर जो है ना रिसोर्स हैंडलिंग भी एक बहुत अहम टॉपिक है, जहाँ पर एनटीडीसी में कुछ लोग और कुछ रिसोर्सेज बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हैं, कुछ बहुत अंडर स्ट्रेस्ड हैं। तो प्रॉपर जो है ना इस तरह का जो है ना प्रॉपर मैनेजमेंट लेवल पे इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह हमने अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमल यूटिलाइज करना है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ऐसी है कि आपको टॉप टू डाउन लेवल पे आपको ऑब्जेक्टिव्स की विजुअलाइजेशन है। आपका एक कंट्री लेवल पे एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है, जो फिर आपका एक एनर्जी सेक्टर पे उसी से डराइव होता है। और फिर वहां से चलते चलते आपको एक इंडिविजुअल लेवल पे आपको अपना ऑब्जेक्टिव मिलता है, जो कि आपका अलाइंड होता है नेशनल लेवल की पॉलिसी के साथ। तो और वो पॉलिसीज जो होती हैं वो कंटिन्यू रहती हैं, वो किसी के जाने से चेंज नहीं होती। अब यहाँ पर इलेक्शन होंगे तो जो नई लीडरशिप भी आएगी, मोस्ट प्रोबेबली ये सेम पॉलिसीज जो है ना वो कंटिन्यू करेंगी। इसके अलावा यहाँ पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट जो है ना वो दोनों साथ साथ चलती हैं। और उसकी आप मैनेजर से अपनी हर हर साल के स्टार्ट में आप वन ऑन वन डिस्कशंस करते हैं, आपने किस तरह अपने प्रोफेशनली ग्रो करना है, किस तरह आपने अपने पर्सनल लेवल पे आपने अपनी ग्रोथ को देखना है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर डिफरेंस है, वो यहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट है। आप यूके के आइलैंड में, आप बेशक लंदन में बैठे काम करें, आप स्कॉटिश आइलैंड में किसी माउंटेन पे काम कर रहे हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज यूर डिलीवरिंग ऑन टाइम। जो आपको साइन ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उस पर काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में यूर गुड। और इसके अलावा एनटीडीसी में थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट होगी, लेकिन कुछ जगह पे पेनी वाइज और पाउंड फुलिश की अप्रोच है कि वहाँ पर डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ों में निटी ग्रिटीज में जाया जाता है कि जी कौन टूर पे जा रहा है, कौन टीए कितना ले रहा है। जबकि आपका बड़े जो मैं प्रोजेक्ट्स हैं उन पे जो, जी हाँ जी, प्लीज गो अहेड। उन पे फोकस नहीं होता। उन पे फोकस नहीं होता, जो कि आपको जो है ना ज़्यादा लॉस कर जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटीज से हायरिंग होती है और उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रोटेट करके ऑलराउंडर उनकी एक डेवलपमेंट की जाती है, जो कि बिल्कुल एक जिससे कहते हैं जिसे एक टैग नहीं लगता, उसके उसे ऑल राउंड 360 डिग्री का नॉलेज
उसके पास होता है कि इस कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्किंग और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो किस तरह का है। फाइनली ये है कि यहाँ पर टेक्निकल जो है ना, जो ओवरऑल नॉलेज है आपका, जो कि हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को सिर्फ टेक्निकल होना चाहिए, वो इस इंडस्ट्री में सिर्फ 20 to 30% है। बाकी आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी इनोवेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, टाइम्स मैनेजमेंट और निगोशिएशन, ये सारी स्किल्स पे इक्वली एम्फोसाइज किया जाता है, ना कि सिर्फ आप टेक्निकल नॉलेज गेन करें। जी, ये बताइए कि पाकिस्तान में बड़ा काउंट करता है कि बॉस और ऑफिसर और सबॉर्डिनेट, बॉस और ये जो रिलेशनशिप है, वो एक समझा जाता है कि बॉस एक सुपर नेचुरल और एक कैलकुलेटेड सर जो है ना वो फासला रखा जाता है बिटवीन बॉस और जो है दूसरे सबॉर्डिनेट। यूके में जो आपका बॉस के साथ, अपने जो सीनियर्स के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, वो कैसा है? कैसे कंपेयर करेंगे दोनों? अम, यहाँ पर वहाँ पर तो मुझे याद है कि हमारे डिफरेंट रूम्स होते थे और उनके तक एक्सेस तक भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ता था कि जी बॉस कब फ्री हो रहे हैं, उनके क्या स्केड्यूल है, सारा कुछ। यहाँ पर ज़्यादा कल्चर जिस तरह मैंने बताया फ्लेक्सिबल है, तो ऑलरेडी आप अपने, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप अपने टीम्स पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे आप जैसी अवेलेबिलिटी देखते हैं, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच हिम, और हर विद एनी इशू, किसी तरह का भी आपको इशू है पर्सनल या प्रोफेशनल, आप उसको डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ऑफिस में हैं तो वो, और आप ये नहीं है उनके लिए कुछ सेपरेट कैबिन्स या उस तरह का नहीं है, आप लोग एक ही स्पेस में एक ही साथ बैठे हैं और बिल्कुल आप एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं इस तरह। अ, दूसरी चीज़ एनटीडीसी में थोड़ा सा प्लानिंग का मेरा चूंकि एक्सपीरियंस है तो मैं उसी की बात करूंगा, थोड़ा सा मुझे वहाँ पर टॉक्सिक नज़र आया था सिर्फ इस मामले में कि आपके सीनियर्स, कुछ मैंने इंस्टेंसेस देखे थे, सम ऑफ द सीनियर्स जो थे वो आपके जूनियर्स को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जिस तरह के वो आई मीन जिस तरह घर में लोग सर्वेंट्स को या मेड्स को ट्रीट करते हैं, तो इसलिए वो भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें सिर्फ फॉल्ट एक पार्टी का नहीं है, फॉल्ट दोनों का है मैं कहूँगा, क्योंकि ट्रेनिंग दोनों की रिक्वायर्ड है, सीनियर्स की भी जूनियर्स की भी, कि जूनियर्स को एक रिस्पेक्ट देनी होती है, लेकिन अपने आप अपनी भी रिस्पेक्ट करवानी है, और उस पर भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपको सीनियर को एक्सपोजर मिलना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, और वो खुद भी अपने वर्क प्रेशर की वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, और मैं आई मीन जूनियर्स के पास भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपना पॉइंट ऑफ जो है ना वो दिलेरी से पेश कर सके। तो अच्छा, ये गैप आ आखिरी जाता है। अमीर हैदर साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो आखिरी मेरा सवाल, आपकी फेलो इंजीनियर्स या एनटीडीसी मैनेजमेंट के लिए कोई रिकमेंडेशंस सेपरेटली अगर आप देना चाहें? जी 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 ज़रूर। जो फेलो इंजीनियर्स के लिए यही है कि आप, यू डूइंग ग्रेट जॉब, आप बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, अपने आप को स्किल्स को इम्प्रूव करें, जितना ज़्यादा लर्न कर सकें करें। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपसे कोई बेहतर टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं जो आप काम कर रहे हैं वो, मतलब आई मीन यू डूइंग वंडरफुल जॉब। तो अगर आप आना चाहते हैं तो इस टाइम मार्केट ओपन है, बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन अप्लाई करें ज़रूर, लेकिन पूरी जिसे कहते हैं आप एफर्ट से करें। और पहली चीज़ है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, जो आपने जिस तरह का काम किया है उसको आप उसी तरह पेश करें जिस तरह आपने किया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग अप्लाई करते हैं फिर दे मेकअप डिफरेंट स्टोरीज जो कि पता चल जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो है रिजेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, जो आपने काम जैसे किया उसे वैसे ही पोर्ट्रे करें, और उस पर आप यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और अगर नहीं आना चाहते तो आप अपने करेक्टर में उधर स्ट्रेंथ और बैलेंस लाएं, और बिकॉज यूर 17th ग्रेड आप ऑफिसर हैं तो आप अपनी रिसर्च अच्छी करें, अपने आप को जो है ना डिफरेंट फोरम्स पे, अब तो डिफरेंट वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं, तो अपने आप को डिफरेंट स्किल्स सीखें, और अगर आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपने ओपिनियन को ज़रूर रिकॉर्ड कराएं। और सीनियर लेवल पे चीफ, जीएम, इन सब पे मेरा एक मैसेज ये है कि अपने आप में यूनिटी और पैदा करें कि आप अपने इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट फॉरम्स पे, तो आप अपने जूनियर्स को डिफेंड करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ खड़े होंगे डिफरेंट फॉरम्स पे। और फाइनली एक रिकमेंडेशन मेरी ये है कि अब इंजीनियर्स की भी जो है ना, जिस तरह टेक्निकल ट्रेनिंग तो होती है, लेकिन इनकी भी मेरे ख्याल में जिस तरह आर्मी और ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग होती है, मेरे ख्याल में इनकी भी बहुत एसेंशियल है कि कैसे क्या, कैसे खाना है, कैसे ड्रेस करना है, कैसे अपने आप को स्पीक और कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है डिफरेंट मीटिंग्स में। बिकॉज जब हम लोग एक चीज़ सुनते थे कि एनटीडीसी की सीनियर लेवल मैनेजमेंट की डिफरेंट फोरम्स पे थोड़ी सी बैशिंग हो रही होती है, तो ये बहुत ही डिस्करेजिंग हो जाता है। तो इसलिए जो न्यू रिक्रूटमेंट हो उनकी इसी तरह की ट्रेनिंग करनी चाहिए जिस तरह के आप डिफरेंट जो है ना ब्यूरोक्रेट्स या आर्मी की करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आखिर में ये बताइए कि अगर आपको पाकिस्तान में अगर अच्छी मैनेजमेंट एनटीडीसी को टेक ओवर करती है और वो मीनिंगफुल स्टेप्स
जो हकीकी स्टेप्स लेती है एनटीडीसी की बेहतरी के लिए, तो क्या आप वापस एनटीडीसी में आना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, ज़रूर। कभी न, अभी तो मैं इधर आया हूँ और अभी तो चीज़ें फिगर आउट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट अगैन, अगर डेफिनेटली चीज़ें, ये जो करंट शेप एंड फॉर्म है, ये रिफॉर्म्स आते हैं, सारा कुछ होता है और एनटीडीसी में डिमांड भी चीज़ की बनती है, तो ज़रूर हम ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर भी करेंगे और जाहिर है हम कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पावर सेक्टर। थैंक यू वेरी मच अमीर हैदर साहब। इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की तरफ से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इंस्टीट्यूशन के लिए, इंजीनियर्स के लिए और एनटीडीसी के बारे में, और अपनी जो आपकी नई जॉब है यूके में, इस बारे में आपने अपने ख्यालात से हमें आगाह किया। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड बेस्ट ऑफ विशेस फॉर द इंजीनियरिंग फraternity। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।